मास्टरिंग इमोशनल रिएक्शंस, प्रकाशित डेली डोज ऑफ बुक्स। अध्याय 1। भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना बेहतर भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ट्रिगर्स विशेष उत्तेजनाएं होती है जो तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है और संभावित रूप से आपके आत्मसंयम को बाधित कर सकती है। सामान्य ट्रिगर्स में आलोचना का अनुभव करना, अस्वीकृति झेलना, कड़े समय सीमाओं का सामना करना, संघर्षों में शामिल होना या किसी स्थिति पर नियंत्रण की कमी महसूस करना शामिल है। यह समझकर कि कौन सी चीजें आपको विशेष रूप से प्रभावित करती है, आप तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी और तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करना आत्मचिंतन और विभिन्न परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं का ट्रैक रखने से संभव है। यह प्रक्रिया आपको उन परिस्थितियों या संवादों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है जो आपको तनावग्रस्त, चिंतित, क्रोधित या अत्यधिक दुखी करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप पाते हैं कि आलोचना से आपको तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, तो आप ऐसी स्थितियों का सामना विकास की मानसिकता के साथ करना सीख सकते हैं। फीडबैक को एक व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय एक सुधार के अवसर के रूप में देखना। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियां अपना सकते हैं। एक प्रभावी विधि है ट्रिगर होने पर रुक जाना। यह रुकाव आपको ट्रिगर को समझने और बिना आवेग के सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का समय देता है। उदाहरण के लिए, गहरी सांस लेना, 10 तक गिनती करना या अस्थायी रूप से उस स्थिति से बाहर निकल जाना आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अनुसंधान यह दर्शाता है कि ऐसे चिंतनशील विराम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में काफी सुधार कर सकते हैं। जब आप खुद को शांत करने के लिए समय देते हैं, तो आप अपने विवेकपूर्ण मस्तिष्क को स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। यह अधिक प्रभावी संवाद, बेहतर निर्णय लेने और स्वस्थ संबंधों की ओर ले जाता है, क्योंकि आप चुनौतियों और आलोचनाओं का रक्षात्मक होने के बजाय रचनात्मक रूप से सामना करते हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस बनाने में मदद करता है। भावनात्मक लचीलापन वह क्षमता है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों से उबरने और बिना दीर्घकालिक कठिनाइयों के प्रतिकूलताओं के साथ तालमेल बिठाने में सहायक होती है। इस लचीलापन का विकास व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर परिणाम लाता है और समग्र जीवन गुणवत्ता को सुधारता है। भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल करना समय और समर्पण की मांग करता है। भावनात्मक नियमन की ओर यात्रा सतत होती है और इसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि इस यात्रा के लाभ अत्यंत मूल्यवान हैं। बेहतर रिश्ते, अधिक विचारशील निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर आत्मकल्याण। जब आप अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीखते हैं, तो यह कौशल न केवल आपको व्यक्तिगत संवादों में कुशल बनाता है, बल्कि आपके पेशेवर कौशल को भी सुदृढ़ करता है, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनते हैं। अध्याय 2। आवेग नियंत्रण का न्यूरोविज्ञान। मानव मस्तिष्क जटिल रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह आवेगों को नियंत्रित कर सके। यह क्षमता हमारे भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है। इस क्षमता को आवेग नियंत्रण, इम्पल्स कंट्रोल, कहा जाता है और यह मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा संचालित होती है। मस्तिष्क का यह हिस्सा निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और भावनाओं को नियंत्रित करने जैसे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आवेग नियंत्रण मस्तिष्क की वह प्रणाली है जो हमें तुरंत और अक्सर असंयमित प्रतिक्रियाएं देने से रोकती है, ताकि हम सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकें। यह एक जटिल तंत्रिका प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी क्रिया से पहले उसके परिणामों पर विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। न्यूरोसाइंस शोध यह दर्शाता है कि जिन लोगों में मजबूत आवेग नियंत्रण होता है, उनमें इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अधिक गतिविधि और बेहतर आपसी जुड़ाव पाया जाता है। यह बढ़ी हुई तंत्रिका सक्रियता न केवल तत्काल इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने में भी सहायक होती है। हालांकि प्रभावी आवेग नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विभिन्न कारक इस महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय कार्य को बाधित कर सकते हैं, जैसे तनाव,
जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता को कम कर देता है। मानसिक थकान भी हमारी संज्ञानात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, जिससे आवेगों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियां या मस्तिष्क की चोटें सीधे उस संरचना और तंत्र को प्रभावित कर सकती है जो इस नियंत्रण में सहायक होते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ऐसे सिद्ध उपाय हैं जो आवेग नियंत्रण को मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, माइंडफुलनेस अभ्यास आत्मजागरूकता और फोकस बढ़ाते हैं, जो आवेगपूर्ण इच्छाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) भी एक प्रभावशाली तरीका है। यह लोगों को उनके सोचने के तरीके और उन मानसिक पैटर्नों को पहचानने में मदद करती है जो आवेगपूर्ण व्यवहारों को जन्म देती है, और उसके स्थान पर स्वस्थ प्रतिक्रियाएं विकसित करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने वाले अभ्यास, जैसे मेमोरी गेम्स, समस्या समाधान वाली पहेलियां और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण गतिविधियां, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सशक्त बनाते हैं और इसके कार्य को सुधारते हैं। इससे आवेग नियंत्रण की क्षमता में सुधार आता है। आवेग नियंत्रण के पीछे के न्यूरोविज्ञान को समझने से न केवल मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का ज्ञान मिलता है, बल्कि यह हमें ऐसे उपाय अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है जो हमारी भावनाओं और कार्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकें। अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लक्षित अभ्यासों और उपचारों को अपनाकर हम अपनी इस महत्वपूर्ण क्षमता को सुधार सकते हैं। इससे भावनात्मक नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे हमारे आपसी संबंध अधिक स्वस्थ बनते हैं और जीवन अधिक संतुलित और संतोषजनक हो जाता है। अध्याय 3, माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण की जागरूकता। आवेग नियंत्रण भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण की जागरूकता, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, भी उतनी ही परिवर्तनकारी हो सकती है। ये अभ्यास आपकी वर्तमान स्थिति के साथ गहरी और जागरूक संलिप्तता को बढ़ाते हैं, जहां आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित होता है और आप अपने अनुभवों और परिवेश को शांतिपूर्वक पहचानते हैं। यह तीव्र ध्यान उस क्षण में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण विराम उत्पन्न करता है, जब आप संभावित भावनात्मक ट्रिगर का सामना करते हैं। यह विराम आवश्यक है, क्योंकि यह शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण बफर क्षेत्र प्रदान करता है, जो उस उत्तेजना, घटना या विचार और आपकी प्रतिक्रिया के बीच होता है। माइंडफुलनेस इस विराम के दौरान आपको बिना किसी तत्काल प्रतिक्रिया या निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह प्रतिबिंबित करने का क्षण आपको यह चुनने का अवसर देता है कि आप अपने मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया दें, बजाय इसके कि आप स्वाभाविक रूप से आदत के अनुसार या क्षणिक उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करें। माइंडफुलनेस अभ्यास, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, श्वास प्रश्वास, ब्रेथवर्क, या यहाँ तक कि माइंडफुल वॉकिंग भी इस क्षमता को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान में बैठकर अपनी श्वास या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है, और जब दिमाग भटकता है तो इसे धीरे धीरे वापस लाना। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, यहाँ तक कि जब आप तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। वहीं श्वास प्रश्वास में आप जानबूझकर अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, जिससे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और यह शांति और नियंत्रण का अनुभव पैदा करता है। नियमित रूप से इन अभ्यासों में संलिप्त रहने से आपकी मानसिक लचीलापन और स्थिरता में वृद्धि होती है, और आप अपने जीवन की समस्याओं से अधिक संतुलित तरीके से निपट सकते हैं। माइंडफुलनेस की क्षमता आपको अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से परेशान हुए बिना वर्तमान क्षण में केंद्रित रहने में मदद करती है। यह आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनती है, जिससे आप हर स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचने में सक्षम होते हैं और स्वचालित रूप से प्रतिक्रियाएं देने की बजाय जानबूझकर अधिक मापदंडों से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे जैसे आप इन कौशलों का विकास करते हैं, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अधिक मापी हुई और कम अस्थिर हो जाती है। इससे आपके आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं और आपकी समग्र भलाई में सुधार आता है, क्योंकि आप जीवन के उतार चढ़ाव का सामना अधिक आसानी से और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अंततः
माइंडफुलनेस न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को सुधारती है, बल्कि यह आपके दूसरों के साथ संबंधों को भी गहरा करती है, जिससे आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में अधिक सक्षम होते हैं और उनके साथ संबंधों को स्वस्थ और सार्थक बनाते हैं। अध्याय 4 संज्ञानात्मक पुनर्गठन, विचारों को फिर से फ्रेम करना। माइंडफुलनेस की शक्ति को बढ़ाने में संज्ञानात्मक पुनर्गठन एक और शक्तिशाली तरीका है, जो भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देता है। यह तकनीक जानबूझकर अपने विचारों के पैटर्न को बदलने की क्षमता का उपयोग करती है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मौलिक रूप से बदला जा सकता है। यह प्रमाणित प्रथाओं पर आधारित है, जो मानसिक और भावनात्मक भलाई और लचीलापन को बढ़ावा देती है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन में पहला कदम है अपने स्वचालित विचारों को पहचानना। ये वे विचार होते हैं जो अक्सर हमारे मन में बिना किसी ध्यान के आते हैं। ये स्वचालित विचार नकारात्मक हो सकते हैं और हमारे वास्तविकता को विकृत कर सकते हैं। एक बार जब इन विचारों की पहचान हो जाती है, तो अगला कदम है उन्हें सटीकता और उपयोगिता के लिए आंका जाए। इसका मतलब है कि इन विचारों के लिए प्रमाण की जांच करना, उन पर असर डालने वाले पूर्वाग्रहों को पहचानना और यह देखना कि ये विचार पूरी तरह से सटीक है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि एक विचार मैं हमेशा विफल होता हूं जब मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूं आता है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है। अतीत में किए गए सफल प्रयासों को याद करके या प्रत्येक स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह विचार सामान्यीकरण है, जो सत्य नहीं हो सकता। इन विकृत विचारों को चुनौती देने के बाद अंतिम कदम है इन्हें सकारात्मक और संतुलित विचारों से बदलना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अत्यधिक सकारात्मक सोच अपनाएं, बल्कि यह है कि आप एक सटीक और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के लिए, यदि एक कठिनाई का सामना करते हुए यह विचार आता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तो इसे फिर से फ्रेम करके यह एक विशेष समस्या है, लेकिन मुझे इससे सीखने और सुधारने का अवसर मिलेगा, में बदला जा सकता है। इसी तरह आत्मालोचनात्मक विचारों को आत्मकृणा से बदलने से लचीलापन बढ़ सकता है, क्योंकि यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपनी त्रुटियों को समझदारी और दया के साथ स्वीकारने में मदद करता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन का लगातार अभ्यास करने से हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। नियमित रूप से इस प्रक्रिया में संलग्न होकर व्यक्ति अपने स्वचालित नकारात्मक विचारों के चक्र को बाधित करने में सक्षम हो सकता है और नए, अधिक अनुकूल सोचने के तरीके को अपना सकता है। समय के साथ यह हमारी भावनात्मक लचीलापन को बढ़ाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का उत्तर देने में अधिक सशक्त और मापी हुई प्रतिक्रियाएं संभव होती है। जब इसे माइंडफुलनेस के साथ जोड़ा जाता है, जो वर्तमान में बिना किसी निर्णय के रहकर जागरूक रहने पर जोर देता है, तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन हमारी मानसिक और भावनात्मक लचीलापन को गहरा करता है। इन दोनों प्रथाओं को मिलाकर व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और शांति के साथ नेविगेट करने में सक्षम हो सकता है। यह एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का शांतिपूर्वक और समझदारी से जवाब देने में सक्षम बनाता है। अध्याय 5 भावनात्मक आत्मनियमन के लिए रणनीतियाँ। प्रभावी भावनात्मक आत्मनियमन मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। यह उस समय पर निर्भर करता है जब भावनाओं को प्रबंधित किया जाता है और इसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने के लिए लागू किया जा सकता है। भावनात्मक नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तकनीक है रुकने और सोचने की विधि। इसका मतलब है कि जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो, तो किसी गतिविधि को रोककर गहरी सांस लेना। यह रुकने का क्षण आपके भावनाओं और क्रियाओं के बीच एक अंतराल उत्पन्न करता है, जिससे आप अधिक विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस दौरान आप अपनी वर्तमान भावनाओं और विचारों पर बिना किसी निर्णय के ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी भावनाओं को क्या प्रेरित कर रहा है और आपको इसे इस तरह से प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है जो आपके लक्ष्य और मूल्यों के अनुरूप हो। रुकने और सोचने के अलावा
संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा (CBT) भावनात्मक आत्मनियमन के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करती है। CBT में यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच क्या संबंध है। एक महत्वपूर्ण पहलू संज्ञानात्मक पुनर्गठन है, जहां आप नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों की पहचान करते हैं, जो भावनात्मक संकट को जन्म देते हैं। एक बार इन विचारों की पहचान हो जाने के बाद, आपको उन्हें चुनौती देने और उन्हें अधिक सकारात्मक और वास्तविक विचारों में बदलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया से उन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम किया जाता है, जो अतिरंजित या अनुपयुक्त होती है, और अधिक संतुलित और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। विश्राम तकनीकें भी भावनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गहरी सांस लेने की तकनीक, प्रगति में मांसपेशियों की विश्राम तकनीक या मार्गदर्शित इमेजरी जैसी तकनीकें शारीरिक तनाव और तनाव को कम कर सकती है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शांत हो सकती है। ये अभ्यास विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी होते हैं जहां भावनाएं अत्यधिक महसूस होती है, और इनका उपयोग करके आप नियंत्रण वापस पा सकते हैं। माइंडफुलनेस अभ्यास भावनात्मक आत्मनियमन के लिए एक और महत्वपूर्ण आधारशिला है। माइंडफुलनेस में हमारे विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और हमारे चारों ओर के वातावरण के प्रति एक क्षण प्रतिक्षण जागरूकता बनाए रखना शामिल है। नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपको तनावपूर्ण स्थितियों में भी संतुलित और शांत रहने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे नकारात्मक परिस्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रियाओं की संभावना कम हो जाती है। अंततः सकारात्मक आत्मचर्चा भावनात्मक लचीलापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें आंतरिक संवाद को आलोचनात्मक या नकारात्मक से सहायक और प्रेरक संदेशों में बदलना शामिल है। अपनी खुद की कीमत और क्षमताओं की पुष्टि करके आप बाहरी चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले भावनात्मक उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक बफर तैयार कर सकते हैं। इन तकनीकों को लगातार लागू करके आप समय के साथ अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यह भावनात्मक लचीलापन को बढ़ावा देता है, जो जीवन के उतार-चढ़ाव को एक अधिक संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण से नेविगेट करने में मदद करता है। भावनात्मक आत्मनियमन में दक्षता केवल व्यक्तिगत रिश्तों और पेशेवर संबंधों को ही नहीं सुधारती, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतोष में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। अध्याय 6: जवाब देने में सहानुभूति की भूमिका। सहानुभूति, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मूल तत्व है, रुके और प्रतिक्रिया दे विधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भावनात्मक आत्मनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। सहानुभूति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से व्यक्तियों को दूसरों के भावनाओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझने में गहरी समझ प्राप्त होती है। यह गहरी समझ न केवल तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को कम करती है, बल्कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों को भी समृद्ध करती है। जब भावनात्मक रूप से चार्ज की गई स्थितियां उत्पन्न होती है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर तेज होती है और कभी-कभी हानिकारक भी हो सकती है। हालांकि, रुकने और प्रतिक्रिया देने में सहानुभूति को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी प्रतिक्रिया न केवल उपयुक्त है, बल्कि दूसरों के भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी है। जब आप एक क्षण रुकते हैं, तो यह सिर्फ चुप रहने का समय नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक अवसर है, विचार करने और मंथन करने का। यह आपको स्थिति का मूल्यांकन करने और विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि आपके शब्दों और कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रतिबिंबित स्थान में सहानुभूति प्रतिक्रिया को सूचित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उपयुक्त और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा, सहानुभूति केवल दूसरों को समझने तक ही सीमित नहीं रहती, यह आत्मजागरूकता को भी बढ़ाती है। अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करना आत्मनियमन का एक आवश्यक पहलू है, और सहानुभूति व्यक्तियों को इन ट्रिगर्स को पहचानने और उनके मूल को समझने में मदद करती है, जो बदले में प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि कुछ विषयों पर चर्चा करने से उसकी भावनाएं उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि यह पुराने अनुभवों से जुड़ा हुआ है, तो वह ऐसे वार्तालापों को अधिक सतर्कता और नियंत्रण के साथ संभाल सकता है। सहानुभूति और रुके और प्रतिक्रिया दें
विधि का संयोजन व्यक्तियों को अधिक सटीक तरीके से अंतर्वैयक्तिक संवाद को संभालने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, एक गर्म बहस में सहानुभूति के साथ रुकना यह विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि विरोधी दृष्टिकोण को सच्चाई से कितना समझा जा सकता है। यह विचार विमर्श को एक रचनात्मक संवाद में बदल सकता है, जहां प्रत्येक पक्ष को सुना और मूल्यवान महसूस किया जाता है। यह दृष्टिकोण एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देता है, जो आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। जब आप विचारशील प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप संवाद के एक सकारात्मक चक्र में योगदान करते हैं, जो खुलेपन और विश्वास को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत या पेशेवर रिश्ते ऐसे सशक्त दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। रुके और प्रतिक्रिया दें। विधि के साथ सहानुभूति को एकीकृत करने से न केवल आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने संवादों को भी ऊंचा करते हैं। यह दोहरे फोकस से न केवल गलतफहमियों और संघर्षों को रोका जाता है, बल्कि यह विभिन्न जीवन क्षेत्रों में एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहायक संस्कृति को बढ़ावा देता है। इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और रिश्ते निर्माण की क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक संवाद होता है। अध्याय 7। भावनात्मक लचीलापन बनाना। भावनात्मक लचीलापन केवल लाभकारी नहीं है, बल्कि जीवन की विभिन्न चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए यह आवश्यक है। लचीलापन उन व्यक्तियों को मानसिक ताकत प्रदान करता है जो तनाव और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पुनः उभरने, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती है जो तनाव और कठिनाइयों का सामना करते हुए बचाव की कुंजी बनती है। भावनात्मक लचीलापन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आत्मजागरूकता की आवश्यकता है। इसमें अपने भावनाओं, ट्रिगर्स और प्रतिक्रियाओं को पहचानना शामिल है। यह समझना कि आप तनाव या प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करने के रास्ते में पहला कदम है। जब आप भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित करने के रूप में पहचानने में सक्षम होते हैं, तो आप उन्हें ठीक से प्रबंधित करना सीख सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना लचीलापन बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है न केवल चुनौतीपूर्ण समय में आप जो महसूस करते हैं उस पर नियंत्रण पाना, बल्कि यह भी समझना कि भावनाएं अस्थायी होती है और वे आपके वास्तविकता को परिभाषित नहीं करतीं। गहरी सांस लेना, ध्यान करना या बस तनावपूर्ण स्थिति से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाना, इन सभी का अभ्यास समय के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये अभ्यास आपको शांत और संयमित रहने के लिए सिखाते हैं, जिससे तनाव से अधिक रचनात्मक तरीके से निपटा जा सकता है। नकारात्मक विचारों को फिर से फ्रेम करना लचीलापन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नकारात्मक विचार पैटर्न को सकारात्मक या तटस्थ विचारों में बदलने का कार्य है। यह मानसिक पुनर्निर्माण मदद करता है, समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में। उदाहरण के लिए, मैं इसे नहीं कर सकता के बजाय यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इससे निपट सकता हूँ, सोचने से मानसिक दृष्टिकोण में सुधार होता है। स्वयं की देखभाल करना लचीलापन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे व्यायाम मूड को बेहतर बनाने और अवसाद व चिंता को कम करने में मदद करती है। ध्यान और जर्नलिंग जैसी मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियां आत्म प्रतिबिंब और भावनात्मक रिलीज को बढ़ावा देती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। एक मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क भी लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदार दोस्तों और परिवार से घिरा रहना कठिन समय में भावनात्मक सहारा और व्यावहारिक मदद प्रदान करता है। अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करना, जो सुनते हैं और सहायक होते हैं, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करता है। इन रणनीतियों का नियमित अभ्यास आपकी क्षमता को बढ़ाता है, ताकि आप भावनात्मक उथल-पुथल को कुशलतापूर्वक संभाल सकें। यह आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक सशक्त मानसिकता और भावना के साथ तैयार करता है, जिससे चुनौतियां एक रुकावट से अधिक व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक विकास के अवसर बन जाती है।
इन चुनौतियों को लचीलापन के साथ अपनाना आपको जीवन की ऊंच नीच को बेहतर तरीके से संभालने और आत्मविश्वास के साथ आत्मसंवर्धन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 8 प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और निर्णय लेना। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना एक शक्तिशाली रणनीति है जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाती है। यह जानबूझकर किया गया विराम क्रिया और प्रतिक्रियाओं के प्रवाह में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, जिससे आपको आत्मविश्लेषण के लिए समय मिलता है और आप अपने तर्कशक्ति का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। खासकर जब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित स्थितियों का सामना करते हैं, तो यह विराम आपको पीछे हटने और स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से आपको अपनी क्रियाओं को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और संवाद के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। अनुसंधान ने इस अभ्यास के लाभों को रेखांकित किया है, यहाँ तक कि एक संक्षिप्त विराम भी आवेगपूर्ण व्यवहार की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है या बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इस विराम के दौरान आपके पास विभिन्न प्रतिक्रियाओं के संभावित परिणामों पर विचार करने का अवसर होता है, जिससे आप अधिक विचारशील और जानबूझकर विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक गर्म बहस के दौरान एक पल के लिए सांस लेने और विचार करने से आप गुस्से में कुछ ऐसा कहने से बच सकते हैं जिसे आप बाद में पछताते हैं। इसके बजाय आप एक ऐसा उत्तर देने का चुनाव कर सकते हैं जो रचनात्मक संवाद में योगदान दे। इसके अलावा रुकने से भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। इस तकनीक का नियमित अभ्यास करने से आप उच्च दबाव वाली स्थितियों में भी अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह नियंत्रण शांति और आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप चुनौतियों को गरिमा के साथ संभाल सकते हैं। भावनात्मक नियंत्रण संघर्ष समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप रुकते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को शांत करने, स्पष्ट रूप से सोचने और समस्या समाधान के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने का समय मिलता है, न कि प्रतिक्रिया देने के दृष्टिकोण से। समय के साथ रुकने की आदत स्वाभाविक हो जाती है। रुकने के प्रतिक्रियावादी विकास की प्रक्रिया मांसपेशियों को मजबूत करने के समान होती है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतना ही सहज हो जाता है। जैसे जैसे यह आदत सुदृढ़ होती है, आप पाएंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संवादों में, बल्कि पेशेवर वातावरण में भी अनमोल है, जहां स्पष्ट और शांत संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सारांश में, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने का अभ्यास आपको संवादों में विचारशील तरीके से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। इस विराम के क्षण को अपने आप को विचार करने का अवसर देकर आप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जो विचारशील, समझदारी से भरे और आपके गहरे मूल्यों के अनुरूप होते हैं। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संवादों में बेहतर परिणाम को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके रिश्तों और पेशेवर सफलता की समग्र गुणवत्ता में भी योगदान करता है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से रुकना आपके भावनात्मक और संवादात्मक उपकरणों का एक रणनीतिक साधन बन जाता है, जो आपको जीवन की चुनौतियों को कुशलता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। अध्याय 9 तनावपूर्ण स्थितियों में प्रभावी संवाद। तनावपूर्ण स्थितियों में प्रभावी संवाद रिश्तों को बनाए रखने और संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। जब तनाव का स्तर ऊंचा होता है, तो हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति यह हो सकती है कि हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, जो निर्णय क्षमता को धुंधला कर सकती है और अप्रभावी संवाद का कारण बन सकती है। हालांकि शांत और स्पष्ट संवाद में महारत हासिल करने से आप इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में संवाद प्रबंधित करने का पहला कदम है अपनी शांति बनाए रखना। इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और खुद को केंद्रित करें। तनाव शरीर में लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, जो विचारशील संवाद के लिए अनुकूल नहीं है। रुकने से आपको स्थिति को प्रक्रिया करने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का समय मिलता है। एक बार जब आप खुद को शांत कर लें, तो यह महत्वपूर्ण है
कि आप अपना संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रकट करें। इसमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना और धीरे धीरे बोलना शामिल है। जल्दी जल्दी बोलने से घबराहट या भ्रम का संकेत मिलता है, जो तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ा सकता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो सीधे समझ में आने वाले हों, और जटिल शब्दावली या शब्दों से बचें जो आपके संदेश को अस्पष्ट कर सकते हैं। सक्रिय सुनने का अभ्यास भी प्रभावी संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में। इसका मतलब है कि जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो, तो आप अपने उत्तर की योजना बनाने के बजाय वास्तव में उनके शब्दों, स्वर और शरीर की भाषा को सुनें। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, तो आप एक अधिक सहायक और सहयोगी वातावरण बना सकते हैं। तनावपूर्ण संवाद के दौरान दूसरों की भावनाओं को मान्यता देना भी सहायक होता है। उनके विचारों और भावनाओं को मान्यता देना सम्मान और समझ का प्रतीक है, जो स्थिति को शांत करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहना कि मुझे समझ में आता है कि आपको इस बारे में नाराजगी है, एक और रचनात्मक संवाद की ओर दरवाजा खोल सकता है। जब आप अपनी बात रखते हैं, तो मैं वाक्य का उपयोग करना सहायक होता है, क्योंकि इससे आप अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, बजाय इसके कि किसी और को दोषी ठहराएं। उदाहरण के लिए, तुम मुझे गुस्से में डालते हो कि बजाय आप कह सकते हैं, मुझे यह होने पर दुख होता है। यह दृष्टिकोण दूसरी व्यक्ति को बचाव की भावना से बचाता है। समाधान पर ध्यान केंद्रित करना तनावपूर्ण स्थिति में प्रभावी संवाद की कुंजी है। समस्या या दोषारोपण पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समाधान खोजने और दूसरे व्यक्ति से सुझाव लेने पर ध्यान दें। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण केवल तत्काल समस्या का समाधान करता है, बल्कि भविष्य के संवाद के लिए रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। इन तकनीकों को अभ्यास में लाने से यह आदत बन सकती है, जिससे आप तनावपूर्ण परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं। चाहे वह एक गर्मागर्म व्यापार बैठक हो या व्यक्तिगत संघर्ष, प्रभावी संवाद बेहतर परिणाम दे सकता है और रिश्तों को और अधिक मजबूत बना सकता है। तनाव में प्रभावी संवाद सीखना एक ऐसा कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बना सकता है। अध्याय 10। धैर्य और विलंबित संतोष का विकास। धैर्य और विलंबित संतोष केवल गुण नहीं है, बल्कि यह आवश्यक कौशल है जो दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कौशल सभी में स्वाभाविक रूप से नहीं होते, लेकिन इन्हें जानबूझकर अभ्यास और आत्मजागरूकता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, जो आपको सोच समझकर निर्णय लेने और भविष्य के लाभ के लिए चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन कौशलों को विकसित करने के पहले कदम के रूप में यह पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है कि आपके तत्काल आवेग और तात्कालिक पुरस्कारों का आकर्षण क्या है। यह जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आत्मनियंत्रण की नींव रखती है, जब तात्कालिक संतोष का मोह आपको ललचाता है। इस समय में एक गहरी सांस लेकर अपने विचारों को केंद्रित करना सहायक होता है। यह सरल क्रिया आपको अपने तत्काल कार्यों के संभावित दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने का अवसर देती है। आप अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं, क्या यह चयन मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है? इस प्रकार की सोच आपके ध्यान को तात्कालिक संतोष से हटाकर दीर्घकालिक लाभों पर केंद्रित कर सकती है। धैर्य विकसित करने के लिए उन गतिविधियों में भाग लेना सहायक होता है जिनमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और जो विलंबित पुरस्कारों का वादा करती है। ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती है जैसे कि एक संगीत वाद्य यंत्र सीखना, एक नई भाषा में दक्षता प्राप्त करना या मैराथन के लिए प्रशिक्षण करना। ये प्रयास न केवल अपने परिणामों में पुरस्कृत होते हैं, बल्कि ये आपके मस्तिष्क को प्रक्रिया का आनंद लेने और अंतरिम कठिनाइयों को सहने में प्रशिक्षित करते हैं। प्रत्येक सत्र, चाहे वह चुनौतीपूर्ण हो, मानसिक लचीलापन और दृढ़ता का निर्माण करता है, जो विलंबित संतोष की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा बड़े लक्ष्यों में छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य सेट करना भी प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। इन छोटे उद्देश्यों की उपलब्धि से प्रगति और संतोष का एहसास होता है, जो धैर्य और दृढ़ता के मूल्य को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, तो एक विशेष संगीत रचना को मास्टर करना एक छोटा लक्ष्य हो सकता है,
जिसे प्राप्त करने के बाद आप अधिक जटिल रचनाओं को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। समय के साथ ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को बेहतर तरीके से आवेगों को संभालने और संतोष को विलंबित करने के लिए तार्किक रूप से बदल देते हैं, जो आज के त्वरित पुरस्कार वाली संस्कृति में आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के साथ साथ यात्रा को भी अपनाते हैं और सीखने तथा विकास की सराहना करते हैं, तो आप केवल धैर्य ही नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया का गहरा आनंद भी विकसित करते हैं। इस प्रकार धैर्य और विलंबित संतोष का विकास आपको अधिक समझदार और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपको तात्कालिक प्रलोभनों को त्यागने के लिए बल देता है, ताकि आप दीर्घकालिक आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकें, जो अंततः अधिक संतोष और कल्याण की ओर ले जाती है। यह यात्रा भले ही चुनौतीपूर्ण हो, अत्यधिक पुरस्कृत और परिवर्तनकारी होती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अध्याय 11 आदतों के प्रतिक्रियाशील पैटर्न को पार करना। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह सामान्य है कि हम स्वचालित और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं का पालन करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं अक्सर मस्तिष्क का प्रयास होती है, ताकि वह स्थिति को जल्दी और न्यूनतम प्रयास में संभाल सके, जिससे परिचित पैटर्न और प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यह तंत्र, हालांकि कुशल होता है, कभी कभी अधिक विचारशील और जानबूझकर निर्णय लेने में बाधा डाल सकता है। इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं से बाहर निकलने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है, जो आत्मजागरूकता को बढ़ावा देता है। यह कौशल हमें हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने का अवसर देता है, ताकि हम अधिक सावधानी से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से स्थिति का मूल्यांकन कर सकें। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना आत्मजागरूकता विकसित करने का पहला कदम है। यह आपको अपनी तत्काल भावनाओं और आवेगों से थोड़ा हटने का अवसर देता है, जिससे आप अपनी सोच और भावनाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ तरीके से देख सकते हैं। यह अवलोकन आत्मजागरूकता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी प्रतिक्रियाओं के पीछे क्या प्रेरणाएं हैं। यह भावना बुद्धिमत्ता की नींव है, जो हमें यह समझने की अनुमति देती है कि एक स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया अधिक विचारशील तरीके से कैसे दी जा सकती है, बजाय इसके कि हम स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दें। मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना, जो तर्क और निर्णय निर्माण के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो तनाव के दौरान भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। माइंडफुलनेस और विचारशील सोच का अभ्यास करके आप इस क्षेत्र की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे यह स्वचालित प्रतिक्रियाओं को अधिक विचारशील कार्यों से बदलने में मदद करता है। कठिनाइयों को विकास के अवसर के रूप में देखना एक और प्रभावी रणनीति है। इसके बजाय कि हम समस्याओं को खतरों या अपरिहार्य समस्याओं के रूप में देखें, इन्हें सीखने और विकसित होने के अवसरों के रूप में देखना हमारी मानसिकता को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। यह मानसिकता समस्या समाधान के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जहां कई दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है और लचीलापन बनाए रखा जाता है। इससे नवाचारी समाधान मिल सकते हैं और लंबी अवधि में अधिक अनुकूलनशील व्यवहार पैदा हो सकते हैं। समस्याओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखने से लचीलापन पैदा होता है, जिससे हमारी क्षमता बढ़ती है और प्रतिक्रियाशील पैटर्नों में गिरावट आती है। समय के साथ यह अभ्यास गहरे परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि बेहतर भावनात्मक नियंत्रण, बेहतर रिश्ते और व्यक्तिगत अधिकार की मजबूत भावना। आदतों और प्रतिक्रियाओं को पार करना समय और सचेत प्रयास की मांग करता है, लेकिन इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम होते हैं, आप न केवल चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि आप अधिक समग्र संतुष्टि और उपलब्धि का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 12 भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह नेताओं को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अपने कार्यस्थल के भावनात्मक वातावरण को पहचानने में माहिर होते हैं और उन जटिल अंतर्वैयक्तिक गतिशीलताओं को संभालने में सक्षम होते हैं जो संगठन की सफलता को प्रभावित करती है।
ऐसे नेता अपनी टीम के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में सक्षम होते हैं, जिससे विश्वास और खुलेपन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा वे टीम के प्रतिक्रियाओं को बदलावों और निर्णयों के प्रति पूर्वानुमान करने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रभावी प्रबंधन रणनीतियां विकसित की जा सकती है। अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे मजबूत नेता प्रदर्शित करते हैं। आत्मजागरूकता नेताओं को उच्च दबाव की स्थितियों में ठंडे दिमाग से सोचने की अनुमति देती है, जिससे व्यक्तिगत भावनाएं निर्णय को प्रभावित नहीं करतीं। यह आत्मनियमन न केवल पेशेवरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि टीम के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्णय निर्माण पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गहरा प्रभाव पड़ता है। वे नेता जो अपने निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव को समझते हैं, ऐसे विकल्प चुनने की संभावना रखते हैं जो टीम की मनोबल और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। वे यह समझते हैं कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से संवादित किया जाता है। यह कर्मचारी की भागीदारी और संगठन की वफादारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रभावी संचार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक सीधा परिणाम है। ऐसे नेता जो स्पष्टता और संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हैं, वे संघर्षों को आसानी से हल कर सकते हैं, सौदों की बातचीत में माहिर होते हैं और अपनी दृष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा संचार एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां विचार स्वतंत्र रूप से साझा किए जाते हैं और प्रतिक्रिया रचनात्मक तरीके से दी जाती है, जिससे टीम सहयोग में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता फीडबैक और प्रेरणा देने में भी उत्कृष्ट होते हैं। वे इस तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं जो रचनात्मक होती है, आलोचनात्मक नहीं, और प्राप्तकर्ता की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित होती है। यह तरीका न केवल कर्मचारियों के पेशेवर विकास में मदद करता है, बल्कि उनकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता को भी बनाए रखता है। संघर्ष समाधान में ये नेता अपने भावनात्मक अंतर्दृष्टियों का उपयोग करते हैं ताकि वे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकें, जो असहमति के जड़ कारणों की पहचान करने और पारस्परिक लाभकारी समाधान खोजने में मदद करती है। उनकी तटस्थता और प्रभावी मध्यस्थता टीम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संघर्षों को हल करने का एक तरीका प्रस्तुत करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो इंटरैक्शन से सीखने और व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर विचार करने में शामिल होती है। वे नेता जो इस विकास को प्राथमिकता देते हैं, वे अपनी टीमों को प्रेरित करने और संगठनों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। यह दिखाता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल एक सहायक कौशल नहीं है, बल्कि प्रभावी नेतृत्व के लिए एक केंद्रीय घटक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करना एक समृद्ध, उच्च प्रदर्शन वाली टीम और एक लचीला, दूरदर्शी संगठन को बढ़ावा देता है। अध्याय 13 लचीलापन और व्यक्तिगत विकास। लचीलापन एक ऐसी क्षमता है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए स्थिर रहने की अनुमति देती है। यह केवल संकट से उबरने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भी सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लचीलापन न केवल हमें जीवन के तनावपूर्ण क्षणों में टिके रहने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे हम भविष्य में और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। लचीलापन की प्रक्रिया में आत्मसमझ और आत्मजागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने संघर्षों और उनके कारणों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए अधिक प्रभावी कदम उठा सकते हैं। यह हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिसमें हम चुनौतियों को समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में देख सकते हैं। यह मानसिकता बदलाव, विकास और सुधार की ओर ले जाती है। सकारात्मकता और आशा लचीलापन के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और यह मानते हैं कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आएंगे, तो हम कठिन समय का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आशा हमें यह विश्वास देती है कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है, और इससे हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है।
लचीलापन में यह मानसिकता हमें न केवल विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हम हमेशा आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना लचीलापन के निर्माण में सहायक होते हैं। जब हम लगातार नकारात्मक विचारों या विश्वासों से घिरे रहते हैं, तो हम अपनी स्थिति को और कठिन बना लेते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। समय प्रबंधन और आत्म देखभाल भी लचीलापन के निर्माण में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करें और खुद की देखभाल करें, ताकि हम न केवल कामकाजी जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी स्वस्थ और खुशहाल रहें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हमें लंबे समय में अधिक लचीला और स्थिर बनाता है। लचीलापन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो आत्मसंवेदनशीलता और प्रयास की मांग करता है। यह एक जटिल कौशल है, लेकिन यह हमारी जीवन यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है, जो हमें हर तरह के संकट से उबरने में सक्षम बनाता है। जब हम लचीलापन विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किसी भी चुनौती से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। यह न केवल जीवन के कठिन क्षणों को सहज बनाता है, बल्कि यह हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर विकास और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 15। आत्मनियंत्रण और गुस्से से प्रेरित व्यवहार। गुस्सा एक स्वाभाविक मानव भावना है, जो कि खतरों, अपमान या अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। यह एक सामान्य और आवश्यक भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह रिश्तों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गुस्सा खुद में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आपके शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज होना और रक्तचाप बढ़ना, साथ ही साथ तनाव हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन का स्राव होना। यह प्रतिक्रिया लड़ाई या उड़ान, फाइट और फ्लाइट की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा होती है, जो आपके शरीर को एक खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह प्रतिक्रिया अक्सर अत्यधिक और अप्रत्याशित होती है, जिससे स्थितियां और अधिक जटिल हो जाती है। गुस्से को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यह पहचानें कि क्या चीजें आपके गुस्से को उत्तेजित करती है। आम गुस्से के कारणों में व्यक्तिगत शिकायतें, महत्वहीनता का अनुभव या किसी परिस्थिति से निराशा हो सकती है। इन ट्रिगर्स को पहचानकर आप गुस्से को बढ़ने से पहले सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके पर काम कर सकते हैं। यह कुछ सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना या 10 तक गिनना, जिससे आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को धीमा किया जा सके और आपको और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने का समय मिले। एक अन्य रणनीति है गुस्से को शारीरिक गतिविधियों में व्यक्त करना, जैसे व्यायाम करना, जो गुस्से की ऊर्जा को शारीरिक क्रिया में बदल सकता है और इससे आपके मन को शांति मिल सकती है। इसी तरह योग और ध्यान जैसे अभ्यास आपके तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं और मानसिक शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि आप अपने गुस्से को एक रचनात्मक और बिना टकराव वाले तरीके से व्यक्त करें। आई, मैं कथन का प्रयोग करने से आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बिना किसी पर आरोप लगाए, जो कि अक्सर संघर्षों को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि तुम मुझे गुस्से में डालते हो, आप यह कह सकते हैं, मुझे गुस्सा आता है जब मुझे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी राय की कोई कद्र नहीं है। यह तरीका आपके भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन बिना किसी पर आरोप लगाए। इन रणनीतियों का नियमित अभ्यास करने से आपका गुस्से को संभालने की क्षमता बेहतर हो जाती है। यह भी सहायक हो सकता है कि आप परिवार, दोस्तों या पेशेवरों से सहायता प्राप्त करें, जो आपको मार्गदर्शन और दृष्टिकोण दे सकते हैं। अपनी भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना आपको राहत और गुस्से को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करता है। आखिरकार,
लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि गुस्से को दबाया जाए, बल्कि यह है कि उसे समझा जाए और उसे इस तरह से व्यक्त किया जाए कि वह उत्पादक हो, न कि नष्ट करने वाला। गुस्से को नियंत्रित करना एक ऐसा कौशल है जो जीवन के सभी पहलुओं में लाभकारी हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, पेशेवर संपर्क या समग्र कल्याण हो। अध्याय 17 कार्यस्थल में विराम और प्रतिक्रिया का उपयोग। विराम और प्रतिक्रिया पद्धति एक शक्तिशाली तकनीक है जो चुनौतीपूर्ण पेशेवर माहौल में नेविगेट करने में मदद कर सकती है। जब आप किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले जानबूझकर एक विराम लेते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह अभ्यास कार्यस्थल में पेशेवरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, खासकर संघर्षों या तनावपूर्ण इंटरैक्शन के दौरान। जब आप विराम लेते हैं, तो आपको स्थिति को पूरी तरह से प्रोसेस करने का समय मिलता है। यह केवल अपनी पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझने के बारे में है। भावनाएं हमें हमारे परिवेश को कैसे महसूस करते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, निराशा यह संकेत दे सकती है कि आपके मूल्यों को चुनौती दी जा रही है, या भय यह सूचित कर सकता है कि आपके हितों को खतरा हो सकता है। इन भावनाओं को बिना तुरंत कार्य किए पहचानने से आपको स्थिति को शांत और तार्किक तरीके से संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब आपने विराम लिया है, तो अब आप सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब है कि आप उन शब्दों और कार्यों का चयन करते हैं जो आपके पेशेवर लक्ष्यों और स्थिति के व्यापक संदर्भ से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, एक गर्म बैठक में, जहां आपको लगता है कि आपको हमला किया जा रहा है या आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया करने से तनाव बढ़ सकता है और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके बजाय, विराम का उपयोग करके आप एक प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं जो आपके दृष्टिकोण को सम्मानपूर्वक और रचनात्मक रूप से व्यक्त करती है। इसमें दूसरे व्यक्ति की चिंताओं को स्वीकार करना और फिर अपनी स्थिति प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है, जिससे संघर्ष की बजाय सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होता है। विराम और प्रतिक्रिया की पद्धति को नियमित रूप से अभ्यास में लाने से आपके पेशेवर इंटरैक्शन में बदलाव आ सकता है। यह आपको तुरंत प्रतिक्रियाओं से दूर ले जाती है, जो अक्सर बाद में पछताई जाती है, और अधिक विचारशील प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है, जो आपके असली इरादों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। समय के साथ, इससे कार्यस्थल में बेहतर रिश्ते बन सकते हैं, क्योंकि सहकर्मी आपकी क्षमता को पहचानते हैं कि आप कठिन स्थितियों को गरिमा और परिपक्वता से संभाल सकते हैं। इसके अलावा, यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत इंटरैक्शन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह समग्र कार्यस्थल वातावरण को भी सुधार सकता है। जब आप लगातार विचारशील रूप से चुनौतियों का जवाब देते हैं, तो आप संचार का एक मानक स्थापित करते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आपके सहकर्मी इस व्यवहार की नकल कर सकते हैं, जिससे एक अधिक जानबूझकर, सम्मानजनक और उत्पादक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण होता है। असल में, विराम और प्रतिक्रिया की पद्धति आपको अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। जब आप तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को प्रबंधित करते हैं, तो आप न केवल प्रभावी निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं, बल्कि आप अपने पेशेवर मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हुए कार्य करते हैं। इसलिए, यह दृष्टिकोण केवल नकारात्मक परिणामों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक, सम्मानजनक और सजीव कार्य वातावरण बनाने के बारे में है। अध्याय 19 बच्चों और किशोरों को विराम और प्रतिक्रिया सिखाना। विराम और प्रतिक्रिया की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भावनात्मक नियंत्रण तकनीक है, जिसे जब जीवन के आरंभ में सिखाया जाता है, तो यह बच्चों और किशोरों को जटिल भावनात्मक परिदृश्यों को संभालने के लिए अनमोल उपकरण प्रदान करती है। इस विधि को आत्मसात करके हम युवा पीढ़ी को कठिनाइयों का सामना करने के लिए लचीलापन और विचारशीलता के साथ तैयार करते हैं, जो जीवन भर स्वस्थ संबंधों और बेहतर निर्णय लेने के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। इस कौशल को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वयस्क खुद इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं। बच्चे बहुत कुछ पर्यवेक्षण से सीखते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि वयस्क लगातार इस व्यवहार का पालन करें,
जब भी भावनाएं उकसाई जाएं, तो एक पल रुककर खुद को शांत करें और फिर अपनी सोच की प्रक्रिया को बच्चों के सामने व्यक्त करें। ऐसे प्रदर्शन बच्चों को यह दिखाते हैं कि यह न केवल स्वीकार्य है, बल्कि फायदेमंद है कि वे प्रतिक्रियाएं देने से पहले कुछ पल विचार करें और स्थिति का आकलन करें। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को उनके भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करने में सहायक होता है। वे विशिष्ट परिस्थितियां या क्रियाएं जो उन्हें तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करती है। जब बच्चे यह समझते हैं कि उन्हें कौन सी स्थितियां उत्तेजित करती है, तो वे उन पर प्रतिक्रिया करने से पहले उनके लिए तैयार हो सकते हैं। उन्हें इन पलों को पहचानने और फिर विराम लेने के लिए प्रेरित करने से यह तकनीक उनके दैनिक जीवन में समाहित हो सकती है। इस विराम के दौरान बच्चे अपनी भावनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार कर सकते हैं और एक ऐसी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं जो उन्हें आवश्यक परिणामों से मेल खाती हो। भूमिका निभाने, रोल प्ले के माध्यम से इस शैक्षिक प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। जब हम ऐसे परिदृश्यों का निर्माण करते हैं जो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं, तो बच्चे वह व्यवहार व्यावहारिक रूप से अभ्यास कर सकते हैं जो उन्होंने देखा और सीखा है। ये भूमिका निभाने के सत्र नियंत्रित वातावरण में विराम और प्रतिक्रिया तकनीक का उपयोग करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जो व्यवहार को मजबूत करने में मदद करता है। यह उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों में इन कौशलों को लागू करने से पहले इनका लाभ सीधे अनुभव करने का अवसर देता है। छोटे छोटे विजय का उत्सव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का समर्थन होता है। जब वे सफलतापूर्वक विराम और प्रतिक्रिया करते हैं, तो उनकी सराहना करना उनके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। इसके साथ ही उन्हें ऐसे क्षणों में रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना भी जरूरी है जब वे सफल नहीं होते हैं, ताकि उन्हें अगले अवसरों पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके। समय के साथ, निरंतर अभ्यास और समर्थन के साथ, विराम और प्रतिक्रिया तकनीक बच्चों के व्यवहार का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। यह सिखाई गई आदत उन्हें प्रभावी ढंग से अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने, विचारशील निर्णय लेने और मजबूत, स्वस्थ संबंध बनाने के लिए सशक्त बनाती है। युवा पीढ़ी को इस सरल लेकिन गहरे कौशल में निवेश करने के लाभों का मूल्य अनमोल है, क्योंकि यह भावनात्मक परिपक्वता और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता के लिए मंच तैयार करता है।